हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी यानी संपूर्ण भारतीय राज व्यवस्था पे। और कल हमने स्टार्ट किया था स्टेट पार्ट का एक टॉपिक जो कि है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। तो उसका पहला पार्ट कल हमने बताया था आपको, ठीक है, जिसमें हमने कवर किया था उसके बारे में यानी कि हाई कोर्ट के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में और उसके क्षेत्राधिकार के बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है, जो दो तीन चार आर्टिकल्स कवर किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को किसी कारणवश नहीं देखा है या मिस कर गए हैं तो आप जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको ये आज का जो पार्ट है यानी कि हाईकोर्ट पार्ट 2 जो आज का क्लास है वो आपको सही से समझ में आए, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि उसमें बेसिक्स बातें हैं। आज थोड़ा हम लोग एडवांस बात करेंगे, ठीक है। तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए इस वीडियो को, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको कोई भी अपडेट या फिर कोई भी टॉपिक वो सही से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत आपको नहीं हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का, जो है कि हाईकोर्ट का पार्ट 2 है। तो हाईकोर्ट तो हमारा चल ही रहा है, जिसमें कि हमने कल बात किया था शपथ से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि बात करें तो ओथ। तो ओथ कौन दिलाता है? ये राज्यपाल दिलाते हैं, ठीक है, यानी कि गवर्नर। गवर्नर कहने का मतलब है कि जो न्यायाधीश को यानी कि हाईकोर्ट के जो जज हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएंगे, ठीक है। और बात करें तो ये एक आर्टिकल में भी आता है जो कि है आर्टिकल 219, ठीक है। आर्टिकल 219 में ये बात कही गई है। क्लियर है पॉइंट? अब बात करते हैं त्याग पत्र का यानी कि रेजिग्नेशन का। जैसे अगर कोई जज है वो रिजाइन करना चाहता है तो अपना रिजिग्नेशन किसको देगा? तो वो अपना रिजिग्नेशन देगा राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, ठीक है। और अगला बात करते हैं इसको हटाने की प्रक्रिया, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे उनका एज कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि जो 62 ईयर्स है उनका कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले उनको हटाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए भी महाभियोग लगाया जाता है। वैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि महाभियोग शब्द वैसे तो यूज होता है राष्ट्रपति के लिए, लेकिन बाकी के टर्म में भी हम लोग यूज करते हैं क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि पद से हटाना, ठीक है। तो महाभियोग लगाकर हाईकोर्ट के जज को उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। और अगर बात करें कि ये महाभियोग का प्रक्रिया आज तक किसी भी जज पे आया है या नहीं, यानी कि किसी जज पे ये प्रक्रिया अभी तक लागू हुआ है या नहीं, इसकी बात कर रहे हैं। अगर याद करें आप सुप्रीम कोर्ट पार्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको बताया था कि एकमात्र जज रहे हैं जो जिन पे लाया गया था महाभियोग, इंपीचमेंट लाया गया था, जस्टिस भी रामास्वामी पे, ठीक है। यहीं पे बात करते हैं अगर हाईकोर्ट के केस में, तो महाभियोग भी एक जज पे लाया गया है, ठीक है, और उनका नाम है रंगास्वामी, यानी कि बोले जस्टिस रंगास्वामी पे लाया गया है, जो कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से रिलेट करते हैं, यानी कि बोले तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? हम आपको इसमें बता देना चाहते हैं कि अगर आप सोच रहे हो कि हम सारे आर्टिकल्स को इसमें कवर करेंगे या नहीं करेंगे, तो हो सकता है कोई आर्टिकल हम नहीं भी कवर करें, और वो इसलिए हम कवर नहीं करते हैं क्योंकि सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स है जिसको उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम उसको कवर नहीं करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। और अगर रैंडम भी हो रहा है, कहीं 221 आ गया फिर 20 आ गया, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 221 क्या कहता है? जजों के वेतन भत्ता पेंशन से संबंधित है। जो आर्टिकल 221 है वो हाईकोर्ट के जज के वेतन भत्ता पेंशन ये सबसे रिलेट करता है, ठीक है। यानी बोल रहे हैं तो सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन ऑफ जजेज, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, ठीक है। जिसका निर्धारण यानी फिक्सेशन कौन करता है?
अगर बात करें कि जजों के वेतन भत्ते और पेंशन का फिक्सेशन यानी कि जो सैलरी उसका फिक्स किया जाता है वो कौन करता है? तो ये फिक्स करती है संसद यानी पार्लियामेंट। जो इंडियन पार्लियामेंट है वो इसका फिक्सेशन कर दी है। ठीक है। और इनको जो पैसा मिलता है किसका? वेतन भत्ते का। वेतन भत्ते का वो कहां से मिलता है? वो मिलता है इनको राज्य के संचित निधि से। राज्य के संचित निधि से। ठीक है। और यही बात करते हैं इसके पेंशन का। पैसा मिलता है इन द केस ऑफ पेंशन। तो पेंशन किससे मिलता है? वो मिलता है भारत के संचित निधि से। और संचित निधि क्या होता है वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड। और यही बात करते हैं भारत के कंसोलिडेटेड फंड की, तो इसको चर्चा कहां पे है? आर्टिकल 266 में। ठीक है। क्लियर है पॉइंट? अगला बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश का वेतन यानी कि सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस। सैलरी ऑफ सीजेएचसी कर देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है। ये इनको कितना मिलता है? तो इनको मिलता है 2.5 लाख रुपया पर महीना का। ऐसे होता है रुपीज 2.5 लाख पर महीना यानी प्रति महीना। ठीक है। जो चीफ जस्टिस को सैलरी मिलती है वो मिलती है 2.5 लाख रुपए महीना का। ठीक है। और अन्य जजेस की बात करें यानी कि सैलरी ऑफ अदर जजेज, सैलरी ऑफ अदर जजेज, अन्य न्यायाधीश के वेतन की बात करें तो इनको मिलता है रुपीज 2.25 लाख पर मंथ यानी कि 2.25 लाख पर महीना। ये इनकी सैलरी बनती है। ठीक है। क्लियर है इतना पॉइंट? अब आते हैं इसके अगले पॉइंट पे, जो कि कहता है कि हाईकोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। अब हाईकोर्ट चल रहा है तो उसमें तो कर्मचारी की जरूरत पड़ेगी ही, ऑफिसर्स तो होंगे ही, तो उसका नियुक्ति कौन करेगा? उसका नियुक्ति करेंगे मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो उसकी नियुक्ति करेंगे। अगर नियुक्ति होती है तो उनको तो फिर उन पे खर्च होगा ही, कर्मचारी है, कोई भी चीज खर्च हो गया, उनको पैसा देना है, तो ये सब खर्च जो होगा यानी कि अधिकारी और कर्मचारी से रिलेटेड जो खर्च है, यानी इसको व्यय बोले एकदम शुद्ध भाषा में, तो इसका चर्चा कहां पे है? इसका चर्चा है आर्टिकल 229 में। ठीक है। जो खर्च या व्यय की बात करें जो कि अधिकारी और कर्मचारी पे खर्च होता है, उसका चर्चा कहां पे है? संविधान के अनुच्छेद 229 में। ठीक है। अगला है कि जिस हाई कोर्ट से न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुए हैं उस हाई कोर्ट में वे वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं पटना हाई कोर्ट का, तो पटना हाई कोर्ट से जो जज रिटायर होंगे वो रिटायरमेंट के बाद पटना हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते, वो वहीं पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ये बात कही गई है। और ये बात का चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में है? तो इसका चर्चा है आर्टिकल 220 में। ठीक है। आर्टिकल 220 यही कहता है कि अगर कोई जज, हाई कोर्ट का जज रिटायर होता है तो वो सेम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। वही बात इसमें कहा गया है। ठीक है। क्लियर है पॉइंट? अगला जो है सो आर्टिकल 222 की बात कर रहे हैं। ये रैंडम हो गया, आपको घबराना नहीं है कि यहाँ पे 21 है, फिर यहाँ पे 29 हो गया, फिर यहाँ पे 20 हो गया, तो आपको उतना घबराना नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 222 पे, जो कि कहता है हाई कोर्ट के न्यायाधीश का स्थानांतरण। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेज या फिर जजेज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है। और ये ट्रांसफर के करने का अधिकार किसके पास है? ये ट्रांसफर करने का अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास, बोले तो प्रेसिडेंट के पास। ठीक है। और ये ट्रांसफर किसके सलाह पे करते हैं? सलाह पे। तो ये करते हैं मुख्य न्यायाधीश के सलाह पे। मुख्य न्यायाधीश
ये सलाह बोले या फिर परामर्श पे। ठीक है, ठीक है। तो जो ट्रांसफर होगा जज का वो तो करेंगे राष्ट्रपति। ये बात कही गई है किसमें? आर्टिकल 220 में, सॉरी 22 में। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। उसके आगे बात करते हैं आर्टिकल 226 का, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कौन सा? आर्टिकल 226, जिसमें क्या कहा गया है कि इस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करता है। रिट बोले तो याचिका। ठीक है, आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट जो है वो 5 अलग अलग रिट्स जारी करता है। ठीक है, और वो कौन कौन सा रिट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण बोले तो हबीस कॉर्पस, हबीस कॉर्पस। ठीक है, परमादेश बोले तो मैंडमस, मैंडेमस। प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन। चौथा है उत्प्रेषण बोले तो सर्टियोररी, सर्टियोररी। ठीक है, और अधिकार परीक्षा बोले तो क्यू वारंटो। और ये वही पांचों रेट्स है जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स पढ़ना है तो आप जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं आर्टिकल 32 का, जो कि है राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, वो वीडियो आप अगर देखेंगे तो आपको ये एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा रिट क्या है, उसका क्या काम है। वो सब मैंने वहां पे एक्सप्लेन कर दिया है, तो यहाँ पे हम दोबारा उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो ये पांचों रिट्स जो है सो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करती है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। और इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है, अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है। ठीक है, और ये बात हो गई रिट्स की। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पे लिख देते हैं आर्टिकल 32 के तहत ये रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। वैसे आपको याद ये होगा ही। ठीक है, अब इसमें वैसे इतना ही आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं हाई कोर्ट में। जो भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है जो कि कवर हो गया है, और भी इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो कि है PIL बोले तो पब्लिक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोले तो आप बोल सकते हैं जनहितवाद, जनहितवाद या जनहित याचिका। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? जनहितवाद या जनहित याचिका, और इंग्लिश में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, अब ये होता क्या है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को जो लाया गया भारत में, किस वर्ष लाया गया? 1985-86 के समय। ठीक है, और ये लाने वाले कौन थे? ये लाने वाले थे उस समय के CJI PN भगवती, PN भगवती। ठीक है, जो PIL लाया गया है वो लाया गया है 1985-86 के समय में, और उस समय जो चीफ जस्टिस थे PN भगवती, उन्हीं के द्वारा ये लाया गया है। ठीक है, और आपको इसके बारे में एक चीज और बता दें कि PIL जो फाइल होता है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही होता है, वो लोअर कोर्ट में फाइल नहीं हो सकता है। ठीक है, और इसके डेप्थ में हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वो लॉ का पार्ट हो जाएगा। हम लोग यहाँ पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी तक ही बातों को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे, लॉ तक नहीं जाएंगे। फिर अब इसके डिटेल्स चर्चा करेंगे तो फिर ये सब लॉ की बात हो गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें इतना ही है कि PIL को लाया कौन था, फुल फॉर्म क्या है, और
ये कहाँ फाइल किया जाता है, ठीक है, इसमें यही इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है ज्यूडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक पूर्णावलोकन या न्यायिक समीक्षा बोल सकते हैं। तो इसका भी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब ये कोर्ट की बात हो रही है इसलिए हम इस टॉपिक को भी यहाँ पे ले आए हैं, लेकिन वैसे ये ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हम आपको ये भी बताए हैं कि ये जो जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है ये तो लिया गया है यूएसए से, लेकिन ये संविधान में डायरेक्ट किसी आर्टिकल से रिलेट नहीं करता है, ठीक है। ये रिलेट आपको इनडायरेक्ट करता है आर्टिकल 13 से 32 से 226 से। अब ये होता क्या है, ये हम डिटेल्स में जब आर्टिकल 13 पढ़े थे उस समय डिस्कस किए थे, जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में रिट्स के बारे में 32 पढ़े थे वहां भी जिक्र किए थे, इसका डिस्कस भी किए थे उसके बारे में। और अभी भी हम थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहे हैं, वैसे ज्यादा कुछ अगर आपको ज्यादा इसके बारे में जानना है तो पुराना वीडियो देख के आप पता कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू के केस में बेसिकली होता क्या है कि जैसे लेजिस्लेटिव पार्ट जो है सो अपना कानून बना दिया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पार्ट उसको इंप्लीमेंट करेगा, इतना तो क्लियर है। तो अगर बनाने समय या फिर इंप्लीमेंटेशन के समय कानून का अगर उसका हनन होता है, यानी कि उसके तहत अगर संविधान के नियम हनन हो रहा है, वायोलेशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसका जो जांच है, उस कानून का जांच कौन करेगा? उस जांच कानून का जांच सुप्रीम कोर्ट करेगी और हाई कोर्ट करेगी, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो स्टेट में बना है या यूनियन में बना है, ठीक है। यही काम है कि न्यायिक को वो समीक्षा करेगी या उसकी जांच करेगी, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? ये बात हो गई जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है। इतना तक पॉइंट क्लियर है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। यहां तक हाई कोर्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाई कोर्ट में जो भी पॉइंट था सब डिस्कस हो गया, इसके आगे उतना नहीं है, ठीक है। अब आप अगर आपको लग रहा है कि एक एक आर्टिकल के बारे में, तो फिर वो टाइम तो लगेगा ही लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट था वो सारा यहाँ पे डिस्कस हो गया है हाई कोर्ट के बारे में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट बोले तो अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, देसी भाषा में बोले तो लोअर कोर्ट को बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। तो ये पार्ट कौन सा है? पार्ट तो 6 में ही आता है, और आर्टिकल की बात करें तो ये 233 से लेकर 237 के बीच में है। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, ठीक है। छोटा सा 2-4 पॉइंट है, बस वही हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 233 ही है, ठीक है। 233 ये यहां जिक्र करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय आता है। जिला न्यायालय बोले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और सत्र न्यायालय बोले तो सेशन कोर्ट, ठीक है। तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है उसके तहत जिला न्यायालय आता है और सत्र न्यायालय आता है, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन वो दे देंगे, लेकिन ज्यादा डेप्थ में पढ़ना नहीं है, ठीक है। अगेन ये पॉलिटी या लॉ नहीं है, ठीक है। तो इसका जो मेन आर्टिकल इससे रिलेट करता है, वैसे तो है इसमें 5 आर्टिकल, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे एक ही आर्टिकल को जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो भी ज्यादा कहीं पूछता नहीं है, ठीक है। 233 कहता है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है। बोले तो अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेज या फिर डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। और ये अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति का काम किसका है? तो ये नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। और राज्यपाल जो नियुक्ति करेंगे तो वो किसी न किसी से सलाह तो लेंगे ही, तो वो सलाह किससे लेंगे? सलाह लेंगे सीजेएचसी से, यानी बोले तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके सलाह पे राज्यपाल जो है सो डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो आप इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा सा देखते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में। अब देखते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर, मतलब इसके अंतर्गत जो कोर्ट आता है उसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय आता है। जिला न्यायालय के अंतर्गत ही सिविल कोर्ट भी आता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सिविल कोर्ट को, ठीक है। तो सिविल कोर्ट बोले तो व्यवहार न्यायालय, व्यवहार या सिविल न्यायालय,
ठीक है। इसमें क्या होता है कि जमीन विवाद, दहेज, टैक्स चोरी, बिजली चोरी संबंधित मामलों को सिविल कोर्ट में सुलझाया जाता है। यानी कि ये सब तरह का जो मामला यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जमीन विवाद हो गया, दहेज हो गया, टैक्स चोरी, बिजली चोरी, ये सब संबंधित जो केस है, विवाद है, उसको कहाँ सुलझाया जाएगा? उसको सिविल कोर्ट में सुलझाया जाएगा। ठीक है। दूसरा है सेशन कोर्ट, बोले तो सत्र न्यायालय। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हत्या, डकैती, मारपीट, धमकी, अपहरण से संबंधित मामलों को सेशन कोर्ट में सुलझाया जाता है। मतलब ये सब जो लिचर वाला हरकत हो गया, हत्या हो गया, डकैती, मारपीट, अपहरण, धमकी, ये सब तरह का जो केस होता है, उसको कहाँ सुलझाया जाता है? उसको सेशन कोर्ट में सुलझाया जाता है। ठीक है। इसमें हम ट्राई किए कि एकदम देसी भाषा में आपको दोनों कोर्ट समझा दें, एकदम पूरा ठेठ भाषा, देसी भाषा में। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक नोट और है जो कि नॉलेज के लिए है आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि इसमें जज का कहीं इसमें कोई अलग जज नहीं होता है। दोनों आपको मतलब कंफ्यूजन अगर हो कि कहीं इसमें अलग जज है, इसमें अलग जज है, तो उसके बारे में हम ये लाइन लिखे हैं। ठीक है। जिसमें कहा गया है कि जिला न्यायाधीश जब सिविल मामले की सुनवाई करता है तो वह जिला न्यायाधीश कहलाता है। ठीक है। मतलब इस मामले में अगर सुनवाई हो रहा है, जमीन विवाद, दहेज, टैक्स चोरी सबका, तो वो क्या कहलाएगा? वही न्यायाधीश कहेगा जिला न्यायाधीश, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज। और जब वह अपराध संबंधित मामले की सुनवाई करता है तो वह सत्र न्यायाधीश कहलाएगा। और वही न्यायाधीश जब सेशन कोर्ट के संबंधित में जो केस है, यानी हत्या, डकैती मामला, ये सब जो है, उस पर अगर सुनवाई करता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा सत्र न्यायाधीश, यानी कि सेशन जज, आप बोल सकते हैं इसको सेशन जज या सत्र न्यायाधीश। ठीक है। ये बस लाइन लिखा हुआ है आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए, कहीं आप ऐसा नहीं सोच रहे हो कि इसके लिए अलग बैठता है, इसके लिए अलग जज बैठता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस पॉइंट से आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है। मतलब जज बैठता है इन द सेंस कि दोनों का टर्म अलग अलग है। ठीक है। उसी की बात हो रही है इसमें। ठीक है। तो हाई कोर्ट हमारा आज कंप्लीट हो गया, और साथ ही में जो उससे रिलेटेड एक लोअर कोर्ट यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। जिसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पूरा कवर हो चुका है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा है। ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको कोई भी अपडेट सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, और कल का जो टॉपिक होगा वो होगा यूटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी के बारे में कल हम पढ़ेंगे। यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। ठीक है। तो ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा। ठीक है। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।